हे माँ, माता जी, बस यही सुनने को रह गया था। अरे आशु के पापा कहाँ हो आप, जरा बाहर तो आओ। तभी विपिन जी तौलिया लपेटे हुए, बालों में झाग बनाए, मुंह पर साबुन लगाए हुए बाहर भागते हुए नजर आते हैं। अरे क्या हुआ आशु की मम्मी, बिजली गिर गई या धरती फट गई जो तुमने मुझे इतनी जोर से याद किया? अरे बात ही ऐसी है आशु के पापा, लेकिन पहले आप नहा तो आओ, और हाँ ये तौलिया जरा संभाल के। नीलू जी, मैं आपके लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ और आप कहती हो कि पहले ना कराओ। अरे अरे बस आप पहले ना कराइए ना। ये सुनने के बाद विपिन जी नहाने चले जाते हैं। यहाँ बाप का इश्क का खुमार नहीं उतर रहा और बेटा अपनी पसंद की बीवी लाने की बात कर रहा है। क्या ही कहूँ अब तुझे आशु, तूने तो मेरी नाक ही कटा के रख दी। थोड़ी देर में विपिन जी नहा धोकर एकदम चकाचक होकर बाहर आते हैं। अब बताए हमें, अब ठीक लग रहा हूँ या नहीं? अरे आप कब तक सजते रहोगे? यहाँ लड़का खुद ही सहरा सजाकर तैयार खड़ा है। क्या कहा? आप बिना नीलू जी पहलियां से बुझाती रहती हो, सीधे सीधे कहो ना, आखिर कहना क्या चाहती हो? अरे आज कानपुर वाली जिज्जी का फोन आया कि आशु के लिए बढ़िया लड़की बता रही हूँ, लेकिन इतना कहकर नीलू जी फूट फूट कर रोने लगती है। कसम से नीलू जी, आपको एक बार ये डेली सोप में जरूर ट्राई करना चाहिए था। नीलू जी एकदम रोते रोते खुश हो जाती है। क्या जी, मैं आज भी इतनी सुंदर हूँ क्या? सुंदर तो आप आज भी हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कैसे तिल का ताड़ राय का पहाड़ बनाना है, कब कैसे कहाँ फुल स्टॉप कॉमा लेना है, इस कला में आपको महारत हासिल है। ये सुनकर नीलू जी इतराने लगती हैं। अभी ही देखो ना आपने लेकिन कहते हुए आपने तीनों अल्प विराम ले लिए, जिससे आपके भाव प्रदर्शित होते हैं और आपसे सही प्रश्न भी पूछा जाए। इस घर में होने वाली ये नोक-झोंक किसी एक दिन की कहानी नहीं है, बल्कि ये इनके पूरे दिन की कहानी है। अब आगे चलिए जानते हैं कि नीलू जी इतनी जोर से चीखी क्यों, लेकिन के आगे कहना क्या चाह रही थी। लेकिन तुम्हारा लड़का पहले से ही लड़की पसंद करके बैठा है और कह रहा है कि शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। त्रोहिमाम। अरे ये अनर्थ इस घर में कैसे हो गया? हमारे यहाँ पिछली 7 या 14 पीढ़ियों में भी किसी ने भी अपनी मर्जी से शादी नहीं की। जहाँ जिसके साथ बांध दिया बस बंध गया। मुझे ही देख लो से क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मेरे जैसी बीवी पाकर तुम्हारे भाग्य सुधर गए, लेकिन अब मेरी नाक कटने से कोई नहीं बचा सकता। मैं क्या करूं? परमात्मा मेरा साथ दे दे। हे माँ, माता जी। हाँ, मेरी माता जी मुझे इससे बचा सकती है। अब नीलू जी अपनी माँ को फोन घुमाती है। कैसे हो माँ? बढ़िया हूँ मैं तो, तू बता बेटिया कैसी है, आज कैसे याद किया? फिर नीलू जी अपनी माँ को पूरी दास्तान दर्द सुनाती है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं माँ, क्या मैंने इस दिन के लिए इसे बड़ा किया था? अरे चुप हो जा बेटा, तू भी ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, फिक्र मत कर, सब बढ़िया होगा। क्या यार माँ, तुम भी ना हर बात में बस एक ही डायलॉग चिपका देती हो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब इसमें अच्छा क्या छिपा है? गायत्री जी नीलू को पूरी बात विस्तार से समझाती है और आगे की पूरी प्लानिंग बताती है। अब आगे देखिए होता है क्या, बड़े धमाके होंगे या फिर सुतली बम की तरह फुस हो जाएंगे। तूने सुन लिया ना, बस जैसे जैसे कहा तू वैसे वैसे करती जा। और हाँ मेरी बच्ची, घबराना नहीं है, तेरी माँ खड़ी है तेरे लिए, समझी? और हाँ टाइम पे बताते रहना बात कहाँ आगे बढ़ी। मेरी प्यारी माँ, मेरी न्यारी माँ, दुनिया की सबसे अच्छी माँ, आपने तो मेरी सारी टेंशन दूर कर दी माँ। अब अगले ही दिन नीलू जी अपना गेम खेलना शुरू करती हैं और चलती है अपना पहला पत्ता। ठीक है आशु, अगर तू कहता है तो मैं तेरा रिश्ता उस लड़की के साथ कर दूंगी, लेकिन अगर मैं तेरी इतनी बड़ी बात मान रही हूँ तो तुझे भी मेरी एक एकदम छोटी सी शर्त माननी पड़ेगी। आशु खुशी से उछल पड़ता है और नाचने लगता है।
हुर्रे, अरे मेरी प्यारी अम्मा, ओ मेरी भोली अम्मा, ओ मेरी न्यारी अम्मा, बस जल्दी से मेरा गाना कर दो, गाना कर दो, गाना कर दो। लेकिन पहले मेरी शर्त सुन लो मेरे राजा बाबू। अरे मेरी प्यारी माँ, तुम जो भी कहोगी मैं मान लूंगा। अच्छा बताओ क्या करना है? जिस लड़के के साथ तूने शादी करने की सोची है उससे पहले हमारे साथ 1 महीने आकर रहना पड़ेगा। हाय हाय मम्मी, तुम भी ना निशी आकर रहेगी, मेरे लिए इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? लाल, ओ मेरे सपूत, मैं यहाँ कोई उसकी आरती उतारने के लिए नहीं ला रही हूँ, बल्कि मैं उसे यहाँ ट्रेनिंग देने के लिए लाने को कह रही हूँ। ट्रेनिंग? कैसी ट्रेनिंग मम्मी? रसोई की ट्रेनिंग। बस उसे उस ट्रेनिंग में पास होना होगा, उसके बाद शादी पक्की। ठीक है मम्मी, अब मुझसे शादी करने के लिए निशी इतना तो कर ही सकती है। आशु थोड़ी देर बाद निशी को फोन घुमाता है। निशी, मेरी जाने मन। निशी थी गहरी नींद में। बताओ आशु, क्या कह रहे हो? निशी निशी निशी, अब ये सोना छोड़ना पड़ेगा तुमको, तभी हमारी शादी हो पाएगी। सोना छोड़ना पड़ेगा तभी शादी हो पाएगी? क्या कहना चाह रहे हो? हाँ जी निशी मैडम। अरे मुझे सोने दो ना आशु। अरे घड़ी देखो, 11 बजने को आ रहे हैं। अगर तुम ऐसे ही सोती रही तो फिर हमारी शादी भूल जाओ। अगर सीधे सीधे बताना है तो बताओ, वरना मैं फोन रखती हूँ। वैसे भी कल वेब सीरीज देखते देखते मुझे सुबह के 4 बज गए थे। मम्मी ने शादी के लिए हाँ कर दिया। इतना सुनते ही निशी पलंग से उछल पड़ती है। क्या हाँ कर दी? वो भी इतनी आसानी से? ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे आशु। लेकिन ऐसा क्या जादू चलाया तुमने? अरे घर की मुर्गी दाल बराबर। तुम्हें मेरे टैलेंट की कोई कदर नहीं है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। अरे बताओ ना आशु। बस मैंने अपनी बातों का ऐसा जादू चलाया कि मम्मी ने झट से हाँ कर दी। ओह माय गॉड आशु, ये दिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिन होगा। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मुझे लगता था बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, जाने क्या क्या करना पड़ेगा। मुझे सच में एक पहाड़ तोड़ने जैसा काम लग रहा था, लेकिन इतनी आसानी से हाँ कर दी। अब निशी और आशु अपने ख्वाबों की दुनिया में खो जाते हैं, पर उन्हें क्या पता था कि वास्तव में यहाँ एक पहाड़ तोड़ने जैसा काम शुरू होने वाला था। अच्छा निशी सुनो ना, मम्मी ने ना एक शर्त रखी है। कैसी शर्त? मैं कुछ समझी नहीं आशु। देखो मम्मी का कहना है कि वो पहले 1 महीने तुमको यहाँ रखकर ट्रेनिंग देना चाहती है, जिससे तुम हमारे घर के तौर तरीके सीख सको, हैं, जिससे शादी के बाद कोई परेशानी ना आए, हैं। उसके बाद हमारी शादी टन टनाटन। इतना से काम, इसमें क्या मुश्किल है? निशी मुश्किल तो नहीं है, लेकिन एक बार तुम्हें अपने मम्मी पापा से बात तो करनी पड़ेगी ना। उनको मैं हैंडल कर लूंगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। निशी अपने मम्मी पापा से जाकर बात करती है और उन्हें पूरी बात बताती है। मम्मी पापा, मैंने आपको बताया था ना मैं आशु को पसंद करती हूँ। अच्छा वही आशु, करोड़पति पार्टी जो तेरे पीछे पागल है। मम्मी आप भी ना कमाल करती हो। मैं पैसा देखकर प्यार नहीं करती। हाँ, मैं आशु से सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। हाँ तो बताओ क्या हुआ? पापा उसके घर वाले ना मान गए हैं शादी के लिए, लेकिन उनकी एक छोटी सी शर्त है। क्या शर्त है बेटा? उसकी माँ का कहना है कि मुझे शादी के पहले 1 महीने उनके घर रहना पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये क्या पागलपंती है? अरे भाई थोड़ा ठंड रखो, एकदम ही तोप के गले जैसे फट जाते हो। अच्छा तो निशी, आशु की मम्मी तुमको 1 महीने पहले अपने घर में रखना चाहती है, लेकिन इसका कोई खास कारण? वो 1 महीने पहले मुझे उनके घर के काम का जो वो किचन की ट्रेनिंग रहती है ना, वो देना चाहती है। वो चाहती है कि मैं उनके घर जाने से पहले उनके घर के सारे तौर तरीके समझ लूं। नहीं 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 जी, ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अरे हमारी थोड़ी बहुत तो इज्जत है समाज में, उसका क्या होगा? हाँ हाँ पता है, बहुत बुरे भर भर की इज्जत है ना तुम्हारे समाज में। अरे शांत रहिए ना आप। पापा अगर आप हाँ करते तो ठीक है, वरना मैं भाग जाऊंगी। ठीक है भाई, जैसे तुम माँ बेटी को ठीक लगे। अब निशी जी पहुंच जाती है सिंगल परिवार की होने वाली बहू बनकर, और इधर निशी के चरण जैसे ही घर में पड़ते हैं वैसे ही नानी गायत्री देवी अपना संदूक उठाए चली जा रही हैं। नीलू
नीलू, जरा मेरा ये संदूक तो उठा, देख तेरी माँ आ गई। अरे नानी, आप यहाँ अचानक कैसे? क्या तुझे मेरा आना अच्छा नहीं लगा क्या आशु बेटा? तब तक शिखा भी आ जाती है। नानी आ गई, मेरी प्यारी नानी। सच में बेटियां ही घर की असली रौनक होती है। तुम लड़कों का क्या ही कहूँ अब। तभी नीलू जी निशी के साथ आती हैं। ये बच्ची कौन है नीलू? अपने पड़ोस की है क्या? नहीं माँ, ये तुम्हारी होने वाली पोत बहू है। क्या? नीलू बहू हमारे आशु की बहू है? हे विधाता, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये दिन देखने को मिला। ला बेटा, तेरा हाथ चूम लूं, नहीं तो मैंने तो सोच लिया था अब मुझे बिना पोत बहू का मुंह देखे ऊपर जाना पड़ेगा। जा निशी बहू, सबके लिए एक बढ़िया सी चाय बना कर ला। निशी डरते डरते किचन में जाती है। बढ़िया सी चाय तो तब बनती ना जब निशी ने अपने घर में कभी बनाई होती। मम्मी जी, कितने कप चाय बनेगी? 5 कप हमारे, बाकी तू भी पिएगी तो 6 कप बना ले। और नहीं तो क्या मैं रह जाऊंगी क्या? एक क्या, मैं तो 2 कप पी लूंगी। मम्मी जी, दूध कहाँ रखा है? फ्रिज में। अब निशी फ्रिज में से पतीला निकालती है और कप से दूध नापना चालू करती है। अरे बाप रे, ये इतना भारी पतीला और 6 कप छानना है। पहला कप छानती ही निशी से ढेर सारा दूध स्लैब पर गिर जाता है। देवा रे देवा, अब क्या करूं? जल्दी से साफ कर देती हूँ। मम्मी जी, अदरक कहाँ है? फ्रिज में ही होगी बेटा, रुक मैं आती हूँ, अभी तुझे कुछ भी मिल नहीं रहा है ना। नीलू जी रसोई में आती है। ले बेटा, ये रही अदरक, इसको घिस ले जरा। इधर निशी अदरक घिस रही है, उधर नीलू जी चीनी डाल देती है। तभी नीलू जी का फोन बजने लगता है। माँ, ये किसी का फोन है? हाँ हाँ आती हूँ, रुक जरा। इधर नीलू जी फोन पर बात कर रही है। मम्मी जी, चाय पत्ती कितनी डालूं? बस 2 चम्मच। ये कहकर निशी चाय बनाना शुरू करती है। बनाते बनाते 15 मिनट हो जाते हैं। क्या हुआ निशी बेटा, चाय अभी तक बनी नहीं क्या? आई आई नानी जी, आपके यहाँ की चाय थोड़ी अलग है ना, हमारे यहाँ ऐसी चाय नहीं बनती। निशी के हाथ की चाय देखकर सबके होश ही उड़ जाते हैं। ये क्या है? क्यों? अरे बेटा, ये पानी जैसा दूध, मतलब ये माजरा क्या है? आप ही ने तो कहा था अदरक डाल दे और साथ में 2 चम्मच, तो मैंने वही किया। तभी नीलू जी रसोई में उठकर जाती है और फटा दूध और 2 चम्मच पतीले में पड़े देखकर सब समझ जाती है और अपना माथा पीट लेती है। अब रात होती है और डिनर की तैयारी शुरू होती है। निशी बहू, तो फटाफट से आटा लगा और तवा गैस पर रखकर खड़ी हो जा, मैं बस 10 मिनट में आई, फिर सबके लिए रोटियां बनाएंगे। इतना कहकर नीलू जी रसोई से निकल जाती है और बाहर का काम समेटने लगती है। 10 मिनट बाद रसोई में अपनी माँ गायत्री जी के साथ आ रही होती है। ये बात तो है मम्मी, बहू के घर में आने से काम तो कितना कम हो जाता है। देखो ना, निशी ने आटा लगा लिया होगा, अब फटाफट से रोटियां बन जाएगी। ये कहकर नीलू जी हाथ में सब्जियों की डलिया लिए आगे बढ़ती है कि उनकी चीख निकल जाती है, जिससे सुनकर घर के बाकी लोग भी दौड़े दौड़े चले आते हैं और सारी सब्जी नीलू जी के ऊपर ही फैल जाती है। अरे निशी, ये क्या है? ऐसे खड़ी क्यों हो तुम? निशी अपने पूरे बाल और चेहरे पर आटा लगाकर गैस चूल्हे के ऊपर खड़ी है। इसमें मेरी क्या गलती है नानी जी? अभी मम्मी जी कह कर गई आटा लगाकर गैस पर खड़ी हो जा। अब बताओ, मैं कितनी मुश्किल से ये गैस पर खड़ी हूँ, फिर भी आप लोग मेरी तारीफ नहीं कर रहे हैं। निशी, ये भूत क्यों बन गई तुम? निशी, मैंने तुमको कहा था कि आटा लगाना है। हाँ तो मम्मी जी, आपने यही तो कहा था, आटा लगाना है। आटा लगाना मतलब आटा गूंथना, निशी अपने शरीर पर नहीं लगाना होता। इसके बाद सबका हंस हंसकर बुरा हाल हो जाता है और निशी नहाने चली जाती है। अब अगले दिन गायत्री जी नीलू जी से कुछ कह रही थी, जिसे निशी भी सुन रही थी। यस निशी, अब सही मौका है अपने नंबर बनाने का। आज तो नानी को खुश करके रहूंगी। अब निशी जाती है फटाफट से नानी के सारे कपड़े लेकर और वॉशिंग मशीन में डाल देती है। थोड़ी देर बाद जब सूखने के लिए डालती है तो निशी के होश उड़ जाते हैं। लेकिन ये क्या, तब तक तो नानी भी कहीं से टहलते हुए आ जाती है और गलती छिपाने का कोई मौका भी नहीं मिलता। देसी बहू,
तुम अपने हाथों से पीछे क्या छिपा रही हो ऐसे? नहीं कुछ नहीं नानी। बताओ मुझे। तभी नानी एक कपड़े का लटकता हुआ टुकड़ा निशी के हाथ में से खींच लेती है। वो देखते ही नानी फूट फूट कर रोने लगती है। नीलू, अरे नीलू, मेरा बैग लगा दे, मुझे आज ही जाना है, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। तभी नीलू और शिखा वहाँ आते हैं। क्या हुआ मेरी प्यारी नानी, आप रो क्यों रही हो? मुझे बताओ क्या हुआ। ये देख तू नीलू, ये तेरी बहू ने क्या हाल कर दिया मेरी सिल्क की साड़ी का। और ये तो वही साड़ी है ना माँ, जो पापा आपके लिए गुजरात से लाए थे, गज्जी सिल्क की। हाँ नीलू, ये तेरे पापा की आखिरी निशानी थी। तेरी बहू ने वॉशिंग मशीन में धो दिया है मेरे राम। लेकिन तूने इसे वॉशिंग मशीन में क्यों धोया निशी? वो नानी आपको बता रही थी तो मुझे लगा मैं धोकर डाल देती हूँ। अरे लेकिन उन्होंने ये सिल्क की साड़ी धोने को थोड़ी ना कहा था। हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे लगा अगर मैं ये धो दूंगी तो नानी और खुश हो जाएंगी। सब अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ जाते हैं। निशी रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। क्या हुआ निशी, ऐसे उदास क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, मुझसे ये सब नहीं हो पा रहा है। मैं अच्छी बहू कैसे बनूंगी आशु? अरे हो जाएगा निशी, थोड़ा हौसला रखो, धीरे धीरे सब हो जाएगा, अभी सिर्फ 8 दिन ही तो बीते हैं। ऐसे ही कर करके एक एक दिन बीत रहा था, लेकिन सिंघल परिवार का काम कम होने के बजाय हर रोज बढ़ता ही जा रहा था। और निशी की ससुराल स्किल्स थी कि डेवलप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर एक दिन निशी अपनी माँ को अपनी होने वाली ससुराल का हालचाल बताती है। क्या करूं मामा, तुझसे बच्चा करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ से कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। अरे नीतू बेटा, जब तुझे कहती थी कुछ सीख ले, तब तो तू अपने आप को तरला दलाल और निशा मधुलिका से कम नहीं समझती थी। लेकिन अभी सीख ले उनसे, और क्या कहूँ। हाँ माँ, ये आइडिया अच्छा है। अब की बार ना मैं YouTube से सीख कर ही बनाऊंगी और सबका दिल जीत लूंगी। देखना, आपकी बेटी आपकी नाक कटने नहीं देगी। अब अगले ही दिन निशी को ये शुभ काम करने का मौका मिल जाता है। नीलू, वो हमारे पुराने मकान वाले मिश्रा जी और उनके साथ वो जुनैदा जी आज आ रहे हैं। लेकिन आज अचानक क्यों भाई, कोई खास बात? हाँ, कह रहे थे आशु के लिए कोई बढ़िया रिश्ता है उनकी निगाह में, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं भाई, आशु के लिए तो अभी हमें नहीं देखना। तो फिर कहने लगे शिखा के लिए भी अच्छा लड़का है, अगर आपकी इच्छा हो तो बताइए। अच्छा, वैसे देखिए, अभी पहले शादी तो आशु की ही करनी है, लेकिन अब वो हमारे घर आना चाहते हैं तो क्या बुराई है। वही तो ना, बस आज उनके फेवरेट दम आलू जो तुम बनाती हो ना, वो बना लेना। ठीक है निशी, आज दम आलू बनाना है, मैं बनाऊंगी, तुम साथ में खड़े होकर देखना कि कैसे बनता है। नहीं मम्मी जी, दम आलू मुझे बहुत अच्छे आते हैं, आप बस एक बार फरमाइश तो करिए। ऐसा तूने मेरा दिल ही बाग बाग कर दिया। ठीक है, बना ले। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि जो हमारे खास मेहमान आने वाले हैं उन्हें सब्जी में दालचीनी बहुत पसंद है, एक्स्ट्रा डाल देना, और एक्स्ट्रा गरम मसाला भी ध्यान से डालना। जी मम्मी जी। इतना कहकर नीलू जी चली जाती हैं और निशी YouTube पर वीडियो देखना चालू करती हैं। कभी शिखा तो कभी नानी तो कभी नीलू जी आती हैं। अब सवाल तो नाक का था जो कटनी नहीं चाहिए थी, और आखिर दोपहर के खाने का समय हो चला था। सब्जी बने नहीं क्या निशी? बस मम्मी जी अभी बनाती हूँ। अब निशी के लिए एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई थी, और निशी सब्जी बनाना शुरू करती है और सारी बातों को ध्यान में रखते हुए दम आलू की सब्जी बनाई जाती है, और उसमें दालचीनी भी डाली जाती है और गरम मसाला भी। अरे नीलू जी, खाना बना के नहीं, वो लोग बस आते ही होंगे। तभी मिश्रा जी और जुनेजा जी भी आ जाते हैं। आइए भाई साहब। निशी, सब्जी रेडी है ना? जल्दी से उन लोगों के लिए थाली लगाओ, मैं सलाद काट देती हूँ। तूने तो आज मेरा काम बड़ा ही हल्का कर दिया, वरना मैं सुबह से लग जाती तो अभी तो थक कर चूर हो जाती। जी मम्मी जी, सब रेडी है। निशी थाली लगाकर मेहमानों के सामने ले जाती है। मेहमान खाना शुरू करते हैं। बड़ी प्यारी बच्ची है। हमारी होने वाली बहू है मिश्रा जी। अच्छा भाई साहब, इसलिए आज आपने मना कर दिया? पहला कोर मुंह में रखते ही मिश्रा जी की शक्ल पर तो जैसे 12 बज गए। अब ना उनसे निगलते बन रहा था, ना ही उगलते।
और अब तो जुनेजा जी भी अपने चेहरे से यही स्थिति बयां कर रहे थे। कैसी सब्जी बनी है भाई साहब, बताया नहीं आपने? अरे आज हमारी बहू ने बनाई है। विपिन जी सब्जी खाते हैं। नीलू, ये तो घनघोर मीठी सब्जी है, और ये क्या इसमें दाल ही दाल डाली हुई है? हाँ ये तो सही कह रहे हो आप, और ये मसाला भी खड़ा खड़ा है सारा, लेकिन मैंने तो देखा ही नहीं, थाली निशी ने लगाई थी। निशी जरा इधर आओ। तभी निशी और आशु के साथ साथ गायत्री देवी और शिखा भी आते हैं। क्या हुआ मम्मी, अपने निशी को बुलाया? हाँ मेरे लाल, तेरी होने वाली बीवी ने बड़ा ही ऐतिहासिक कारनामा जो किया है। बेटा ये सब्जी मीठी, और इसमें दाल कौन डालता है बेटा? ये दम आलू थे, कोई सांबार थोड़ी ना था। और ये देख खड़े खड़े मसाले। मम्मी जी आपने कहा था दालचीनी डालनी है, साथ में गरम मसाले भी, तो मैंने बस वही किया, दाल और चीनी डाला, साथ में सारे मसालों को खूब अच्छे से गरम गरम करके। वहां सब पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगते हैं, लेकिन नीलू जी गुस्से से लाल पीली हुई जा रही थी, जिसे देखकर निशी शताब्दी ट्रेन की स्पीड से अपने कमरे में जाती है और राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से अपना ब्रीफकेस उठाकर घर से निकल जाती है। देखा नीलू, मैं न कहती थी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब इसमें अच्छा क्या है मम्मी? देख तू रो रही थी कि आशु ने लड़की पसंद कर ली है, तो मैंने कहा अच्छा है, तो सोच अगर कहीं सीधे ब्याह लाता तो क्या होता। इसीलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। कमला तुझे काम करना है तो कर, नहीं तो चलती बन। अरे मेम साहब ऐसा मैं क्या बोल दी जो आप इतना भड़क रही है? मम्मी जी मैंने इस कमला को कहा कि ये ले चाय के बर्तन, इसे धुल दे जरा। तो पता है इसने क्या कहा? कहती है आप एक एक करके बर्तन लाओगी तो क्या मैं सारा दिन यहाँ बर्तन घिसूंगी? रख दो, अब मैं कल ही धोऊंगी। अरे मेम साहब अब काहे को बात का बतंगड़ बना रही है? मैं कब बोली ये सब? मैं तो बस ये बोली कि मेरे को लेट हो रहा है मेम साहब, अब मैं बाकी बर्तन कल धो दूंगी। तू ना ज्यादा जुबान मत चला, मैं खूब समझती हूँ तू क्या कह रही थी। अरे बहू छोड़ ना, जाने दे इसे। तू जा कमला, मैं कविता से बात करती हूँ, कल समय से आ जाइयो। हाँ ठीक है मेम साहब। कमला के जाने के बाद अरे बहू ये क्या तरीका हुआ? मैं खूब जानती हूँ तुम्हारी आदत, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देती हो। अरे कमला ने सच में काम छोड़ दिया ना तो बर्तन घिसते घिसते तुम्हारे होश ठिकाने लग जाएंगे। देखो तो क्या जमाना आ गया है, काम वाले के सामने बहू की तो इस घर में कोई औकात ही नहीं है। कविता रोते हुए अपने कमरे में पहुंच जाती है। अरे कविता क्या बात होगी, तुम रो क्यों रही हो? रो रही तो क्या नाचू? आप ही बताओ, मुझे ब्याह कर इस घर में किस लिए लाए थे आप? इसी दिन के लिए? मैं अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ आपके साथ बसी थी कि कल को आपकी मम्मी मुझे बेइज्जत करे। अरे बताओगी भी क्या हुआ है? आपकी माता जी का कहना है कि नौकरानी उनके लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कहती है मुझे जहाँ जाना हो मैं जाऊँ, लेकिन काम वाली कहीं नहीं जाएगी। अरे ये कैसी बात कर रही हो तुम? मम्मी ऐसा कह ही नहीं सकती। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम्हारी मम्मी बड़ी दूध की धुली है और मैं बिना बात के सबसे झगड़ा मोल लेती घूमती हूँ? अरे बाबा मैंने ऐसा कब कहा? तुम तिल का ताड़ क्यों बना रही हो? हाँ मैं ही सबसे ज्यादा बुरी हूँ, जिसको देखो मेरे ही पीछे पड़ा रहता है। पता नहीं मैंने सबका क्या बिगाड़ा है। कविता मालती की बड़ी बहू, छोटी बहू नमिता के अलावा उसके दोनों बेटे भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि कविता में राय का पहाड़ बनाने की बहुत बुरी आदत है। छोटी छोटी बातों को तुल देकर वो बात का बतंगड़ बनाकर अक्सर घर में हंगामा खड़ा कर देती थी। कविता की देवरानी नमिता अपने मायके गई हुई थी। एक दिन शाम के समय चाय के लिए पूछने कविता देवर नमन के कमरे में जाती है। अरे दीपिका, तुम जैसा समझ रही हो वैसी कोई बात नहीं है। अरे नहीं बाबा, नमिता को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम चिंता मत करो। जब तक नमिता अपने मायके में है हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों बड़े आराम से सब कर सकते हैं।
देवर नमन को फोन पर किसी अनजान लड़की से हंस हंस कर बातें करते हुए देख कविता छिपकर उनकी बातें सुनने लगती है। देवर की बातें सुनने के बाद कविता के दिमाग में शक की सुई घूमने लगी थी। अच्छा, तो ये खेल चल रहा है नमिता की पीठ पीछे। ठीक है भाई, नई नई शादी है। अब नई शादी में पति को छोड़कर एक एक महीना मायके में बिताओगी तो पति को तो छूट मिलेगी ही ना यहाँ वहाँ घूमने की। अब गलती की है तो भुगते, मुझे क्या। जब से कविता ने देवर नमन को फोन पर दीपिका नाम की लड़की से बातें करते हुए सुना था, उसका ध्यान अब अक्सर नमन के ऊपर ही रहता। नमन भी अक्सर मुस्कुराते हुए फोन में किसी से चैट करता रहता। 2 दिन बाद नमिता का फोन कविता के पास आता है। भाभी मैं कल आ रही हूँ, मुझे छोड़ने के लिए मेरे पापा भी साथ में आएंगी। अच्छा, आपको बरेली से कुछ मंगवाना हो तो बता दो, मैं ला दूंगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं मंगवाना, आ जाओ तुम आराम से। अगले दिन नमिता अपने पापा के साथ ससुराल आ जाती है। कविता नमिता के पापा के लिए नाश्ता लगाने के बाद उनके साथ बैठकर बातें करने लगती है। नमिता, नई नई शादी की बात और थी, अब कोशिश करो कि ऐसे एक एक महीने के लिए मायके ना ही जाओ तो अच्छा होगा। आप ऐसा क्यों कह रही है भाभी, कोई बात है क्या? नमिता, बात तो ऐसी है कि अगर तुम्हें सच्चाई का पता लग गया ना तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ऐसी क्या बात है भाभी, खुलकर बताइए ना, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तुम 1 महीने से अपने मायके में हो, तुम्हें कुछ होश भी है? तुम्हारा पति कहाँ है, क्या कर रहा है? क्यों, क्या हुआ नमन को? नमन से तो मेरी रोज़ ही बात होती थी, अभी कुछ दिन पहले ही तो बात हुई है, ऑफिस से आती ही होंगे। पर आप बताइए भाभी, हुआ क्या है? देखो नमिता, मैं जो भी कह रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। चाचा जी, सच्ची बात तो यह है कि गलत बात ना मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त ना होवे, इसलिए इस बात को मैं इग्नोर नहीं कर पा रही हूँ। अरे बेटा, क्या बात है, खुलकर बताओ, अब तो मुझे भी घबराहट होने लगी है। अंकल जी, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि नमन के हाव भाव कुछ बदले बदले से है। वो दीपिका नाम की किसी लड़की से फ़ोन पर बातें करता रहता है और देर रात तक फ़ोन पर चैटिंग भी करता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब आपको नमन और नमिता को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका देना चाहिए। हो सके तो नमिता को कम से कम ही मायके बुलाइए ताकि वो नमन के साथ समय बिताए और अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान दे। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन हमें कहाँ पता था कि नमन जी मेरे बेटे के साथ ऐसा करेंगे। नमन जी से हमें ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। हमने उन्हें क्या समझा था और वे क्या निकले। कहीं आप इनके ऑफिस में काम करने वाली दीपिका के बारे में तो बात नहीं करी है ना भाभी? उस दीपिका को तो मैं जानती हूँ, नमन ने ही मुझे उससे मिलवाया है, लेकिन दीपिका और नमन के बीच में ऐसा कुछ होगा मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। देखो नमिता, मेरा काम था तुम्हें सावधान करना, अब आगे तुम जानो तुम्हारे पापा जाने। अपने घर गृहस्थी को संभाल सकती हो तो संभाल लो। कविता की बात सुनकर नमिता और उसके पापा के तो होश ही उड़ गए थे। अब तो नमिता को बस नमन के ऑफिस से वापस आने का इंतज़ार था ताकि उसे सारे सवालों के जवाब मिल सके। कुछ देर बाद नमन खुशी खुशी घर में घुसता है। क्या बात है, चेहरे पर बड़ी चमक आ रही है, किसी से मिलकर आ रहे हो क्या? कैसी बात कर रही हो नमिता? अरे 1 महीने बाद तुम अपने मायके से वापस आई हो, मेरे चेहरे पर चमक तो आएगी। ज्यादा झूठा दिखावा करने की जरूरत नहीं है नमन, मुझे सब पता चल गया है। अरे बाबा, ऐसा तुम्हें क्या पता चल गया कि आते ही तुम राशन पानी लेकर मेरे ऊपर चढ़ गई? मुझे तो सब पता ही है। तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम अपने मुंह से सब कुछ स्वीकार कर लो। अरे बाबा, मुझे पता तो है क्या बात है, तभी तो मैं अपने मुंह से स्वीकार करूंगा। कविता भाभी, इधर आइए। कविता भाभी को क्यों बुला रही हो? ये सब क्या माजरा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो नमन, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सच सच बता दिया है, तुम भी अपनी भूल स्वीकार कर लो और नमिता से माफ़ी मांग लो। अरे भाभी, मुझसे भूल हुई है क्या? मुझे पता तो चले कुछ, आखिर ऐसा क्या बता दिया आपने नमिता को? वाह देवर जी वाह, बातों को गोल गोल घुमाने वाले तो मैंने बहुत देखे, लेकिन आपके जैसा भोली शक्ल बनाकर बाहर चक्कर चलाने वाला आदमी पहली बार देख रही हूँ मैं। भाभी, ये क्या कह रही हो? मेरा किसके साथ चक्कर चल रहा है? अच्छा, सच सच बताइए, दीपिका कौन है? अरे दामाद जी, आप हमारी बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे, ये बात हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हम तो सारी दुनिया में सीना चौड़ा करके घूमते हैं कि हमारे दामाद जैसा किसी का दामाद हो ही नहीं सकता, और एक आप हैं जो इतना बड़ा गुल खिलाए बैठे हैं। अरे पापा जी, आप रुकिए तो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा आप समझ रहे हैं।
मैंने तुम्हारी और दीपिका की सारी बातें सुन ली थी और वो सारी बातें मैंने नमिता को बता दी है। हे भगवान, आपने यही सुना था ना कि मैं दीपिका से कह रहा था कि जब तक नमिता अपने मायके में है हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, नमिता को कुछ पता नहीं चलेगा। आपको पता भी है कि हम लोग क्या बात कर रहे थे? नमिता अपने मायके से आज इसीलिए लौट कर आई है क्योंकि 2 दिन बाद हमारी शादी की सालगिरह है। मैं अपनी फ्रेंड दीपिका के साथ मिलकर हमारी शादी की सालगिरह के लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहा था। मैं और दीपिका पिछले 10-12 दिन से उसी के बारे में बात कर रहे हैं, बिना कुछ भी जाने समझे। भाभी, आपने बात का बतंगड़ बना दिया, और तो और आपने नमिता के पापा को भी इन सब में शामिल कर लिया। अरे इतना बड़ा राय का पहाड़ बनाने से पहले आपको एक बार मुझसे पूछ तो लेना था। नमिता देखो, तुम ना नमन की बातों में मत आना, ये अभी भी झूठ बोल रहा है। मैंने जो कहा बिल्कुल सच है। अच्छा आप रुकिए, मैं अभी दीपिका को आपके सामने ही फ़ोन करता हूँ। दीपिका, तुम मेरी एनिवर्सरी पार्टी में आ रही हो ना? अरे क्यों नहीं आऊंगी, पिछले 1 महीने से पार्टी की तैयारी के लिए तो मुझसे इतनी मेहनत करवा रहा है, तो मेरा तो पार्टी अटेंड करना बनता ही है। अब किसी को कुछ कहना है या हो गई तसल्ली? मुझे माफ़ कर दो नमन, मैं भाभी की बातों में आ गई थी। अरे कविता बेटा, तिल का ताड़ बनाने से पहले तुम्हें कम से कम एक बार अच्छे से चेक तो कर लेना चाहिए था। आज तुम्हारी वजह से हम भी दामाद जी की नज़रों में गिर गए। मुझे माफ़ कर दो नमन, मुझे क्या पता था कि तुम पार्टी प्लान कर रहे हो। अरे 1000 बार कहा है इस नालायक से कि मुंह खोलने से पहले सोच लिया कर, लेकिन ये तो जब भी मुंह खोलती है आग ही बरसाती है। सॉरी मम्मी जी, आगे से मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी। राई का पहाड़ बनाते बनाते बेचारी कविता खुद पहाड़ के नीचे दब गई थी और उस दिन के बाद कविता की बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत भी छूट गई। ये कहावत तो सालों से आपने सुनी ही होगी कि शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। पर जब एक लड़की ससुराल को सच में अपना समझने लगती है और उसे संवारने लगती है तो पता नहीं क्यों ससुराल वालों को दिक्कत होने लगती है। अब हमारी पूजा और कविता को अपने ससुराल को करना था रेनोवेट, पर उनकी सास को अलग ही हो रही है दिक्कत उन दोनों से। अरे चलो सब, और कितना वक्त लगेगा तैयार होने में? ये आजकल की लड़कियां तैयार होने में इतना वक्त लगाती है जितने में एक गरीब की शादी भी हो जाए। आ गए माँ, देखो रवि भी आ गया। और तुम दोनों की महारानियाँ कहाँ हैं कि लाल गलीचा बिछाऊं फिर आएंगी? लाल गलीचा वो क्या होता है? अरे भैया, माँ रेड कारपेट की बात कर रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे नहीं माँ, बस आती होंगी वो भी। वो क्या है ना कि मामा जी ने इतना बड़ा घर बनवाया तो उसके लिए अच्छे से तैयार होकर चल रही हैं। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारा घर भी कोई छोटा थोड़ी ना है। अरे माँ, आजकल इंटीरियर डिज़ाइनर से घर का डिज़ाइन करवाते हैं, इसलिए घर दिखने में और भी सुंदर हो जाता है। ये सब ना नए ज़माने के चौंचले है बस, और कुछ नहीं। अरे नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। आजकल इंटीरियर डिज़ाइनर ना सिर्फ घर को सुंदर बनाते हैं, लेकिन घर में हर कोने को किस तरह से सबसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं उसका भी इंतज़ाम कर देते हैं, जिससे घर और छोटी सी छोटी जगह का भी अच्छा उपयोग हो जाता है। हाँ माँ जी, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरी सहेली सीमा भी ना इंटीरियर डिज़ाइनर है। मेरी कई सारी सहेलियों ने उससे अपने घर का डिज़ाइन करवाया है। मैं भी सोच रही थी कि अरे अब चलो, देर नहीं हो रही है क्या? मामा जी हम सबका इंतज़ार कर रहे होंगे। चलो, पहले ही बहुत लेट हो गया है। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। जब भी घर को डिज़ाइन करवाने की बात आती है हमेशा ही माँ जी टाल देती हैं। अब क्या पीछे रहकर बातों में लग गई? चलो गाड़ी में बैठो। हाँ हाँ, आगे माँ जी। चल, अब इसके पहले कि माँ जी हमें घसीट कर लेकर जाए। पूजा और कविता की पिछले कई सालों से इच्छा थी कि वो भी अपने ससुराल को नए से रेनोवेट करवाए, डिज़ाइन करवाए, लेकिन कावेरी कभी भी इस चीज़ के लिए मानती नहीं थी। अरे आइए आइए, सब लोग अंदर आइए। कैसे हो भैया? बस हम तो बढ़िया हैं, आप सब कैसे हैं? हम सब भी ठीक है मामा जी। मामा जी, अपने घर तो बहुत ही सुंदर बनवाया है। सच में लग ही नहीं रहा कि ये 10 साल पुराना घर है। हाँ भाई, अब इसे फिर से पूरा रिनोवेट जो करवाया है वो हर एक दीवार को रेनोवेट करवा दिया है। हाँ मामा जी, बहुत सुंदर लग रहा है सच में। क्यों माँ जी? हाँ सुंदर तो है, पर इसके इतने भी क्या ज़रूरत थी भैया? वैसे भी घर तो घर ही होता है, इतना खर्चा किस काम का?
अरे जीजी, आप तो हमेशा ही ऐसे ही कहती हैं, पर आजकल ना यही सब चलता है। हर कोई अपने घर को सजाना चाहता है। आप तो अभी तक पुराने ख्यालों में ही रह रही हैं। अरे हमें ना फालतू के खर्चे पसंद नहीं। घर तो घर वालों से बनता है, दीवारों को सजा कर करना क्या है? अरे ससुराल की दीवारें भी बहुत प्यारी होती हैं जीजी। हर बहू अपने ससुराल को सजाना चाहती है, पर आप ना ये बात कभी समझती नहीं है। और इसे सजाने में कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ, सब कुछ बजट के अंदर हो गया है जीजी। हाँ हाँ, अब हमें ना सिखाओ, बस पे करो दोनों अब। अरे माँ जी को ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि आजकल हर कोई ससुराल को सजाना चाहता है। यही चाहता है कि उनका घर अच्छा लगे, 4 लोग उनकी तारीफ करें। मैं तो कहती हूँ आज घर जाकर माँ जी से बात कर ही लेते हैं इस बारे में। हाँ सही कह रही हो तुम, आज तो बात करनी ही पड़ेगी। मामा जी का घर देखकर तो अब पूजा और कविता से भी रहा नहीं जा रहा था। उन्होंने अब इस बारे में अपनी सास से बात करने का सोच ही लिया था, इसलिए घर पहुंचते ही उन दोनों ने इस बारे में बात करना शुरू कर दिया। हाय थक गई मैं, मेरे तो घुटने भी दर्द करने लगे हैं अब। लाओ माँ, मैं दबा देता हूँ तुम्हारे पाँव। माँ जी, कविता और मैं आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ कहो, क्या बात है? माँ जी, मेरी सहेली है ना सीमा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो इंटीरियर डिज़ाइनर है। मैंने उससे जब बात की तो वो कह रही थी कि वो बिल्कुल कम बजट में हमारे पूरे घर को रेनोवेट कर देगी। अरे फिर यही बात लेकर बैठ गई। अरे ये सब चौंच ले, और कुछ नहीं, पैसा बर्बाद करने के। माँ जी, घर तो देखिए कितना पुराना सा हो गया है। पता नहीं लोगों ने अपने घरों में क्या क्या बनवा लिया है और हम वहीं पीछे रह गए। हाँ माँ जी, ये घर ना बहुत पुराने ज़माने जैसा लगता है। सारा फर्नीचर भी पुराना हो चुका है, इसलिए हम इसे रिनोवेट करना चाहते हैं। अरे पर क्या ज़रूरत है इसकी? पुराना सा लग रहा है तो ये गुलदस्ते बदल दो, पर्दे बदल दो, नए सोफे ले आओ, हो जाएगा नया जैसा घर। इसमें घर को डिज़ाइन करवाने वाली क्या बात है? माँ जी, ऐसा नहीं होता है। अगर हम घर को फिर से डिज़ाइन करवाते हैं तो घर और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। नए रंग, नया डिज़ाइन, नया फर्नीचर, सब कुछ नया हो जाएगा। हाँ माँ जी, आजकल तो ऑनलाइन भी कितना अच्छा अच्छा और किफ़ायती सामान मिलता है। लाइटिंग वाला आईना, डिज़ाइनर सोफ़े और भी बहुत कुछ। अरे अब तुम डिज़ाइनर कपड़ों के साथ साथ डिज़ाइनर सोफे भी चाहती हो? ये इतनी अच्छी दीवार है तो लगी पड़ी है, क्यों इन्हें बदलना है भला तुम दोनों को? अरे तुम दोनों तो कुछ कहो अपनी पत्नियों से। वैसे माँ, ये दोनों गलत भी नहीं कह रही हैं। आजकल के हिसाब से हमारा घर बहुत पुराना सा लगता है, हमें सच में इसे रेनोवेट करवाना चाहिए। ये लो, अब तुम दोनों भी अपनी बीवियों की भाषा बोलने लगे। नहीं नहीं माँ, हम इनके कहने पर ये नहीं कह रहे, लेकिन सच में इस घर की दीवारों को अब डिज़ाइन करवाने की ज़रूरत है। और कितना खर्चा होगा जानते भी हो, बस बोलना आता है तुम सबको। अरे माँ, ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। रवि और मैंने काफ़ी समय से इसके लिए कुछ पैसे अलग से रखे हुए हैं। और माँ जी, सीमा मेरी सहेली है, वो सब कुछ हमें बजट में करके देगी। हाँ, अब तुम सब साथ मिल ही गए हो तो मैं क्या कह सकती हूँ। ठीक है, तुम लोगों को डिज़ाइन करवाना है ना, तो करवा लो अपना अपना कमरा। हमें इस डिज़ाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे? पर माँ जी, शर्त मंजूर है तो बोलो, वरना तुम लोगों का कमरा भी रेनोवेट नहीं करवाने देंगे हम। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। तुम दोनों अपना अपना रूम और रसोई करवा लो डिज़ाइन, ठीक है? कल ही सीमा को बुलवा लेना। ठीक है। कविता, तुम कल याद से सीमा को बुला लेना। ठीक है भाभी। पूजा और कविता खुश थे कि उनके कमरे तो कम से कम रेनोवेट हो रहे हैं। अगली सुबह सीमा भी वहाँ आ जाती है और घर को देखने लगती है। कविता, सच कहूँ तो तुम्हारा घर बहुत सुंदर है, पर देखा ये भी यही कह रही है, तुम दोनों को ही पता नहीं क्या पड़ी है इसे बदलने की। हाँ माँ जी, आपका घर बहुत सुंदर है, लेकिन पुराने सामान से बना हुआ है। अगर इसे ठोस सा बदल दिया जाए ना तो और बहुत सुंदर बन सकता है। अगर थोड़ा सा नया सा सामान लेकर इसे डेकोरेट करवा दो तो लोग तो इसे देखते रह जाएंगे। हाँ माँ जी, क्या हम सीमा से पूरा घर ही रेनोवेट करवा लें? कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ही करो ये सब चोचले। कोई बात नहीं माँ जी, अगर आपका मन नहीं है तो चलो तुम दोनों के कमरे का काम शुरू कर देती हूँ। मेरे हेल्पर भी आज यहाँ आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है। तुम दोनों के भी कुछ आइडियाज़ हो तो मुझे बताना, मैं उस हिसाब से सब कुछ करूँगी।
अच्छा अच्छा, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। रेनोवेट होने के बाद हमारे कमरे कैसे दिखेंगे कविता? अरे भाभी, सब लोग देखते ही रह जाएंगे। मैं तो अपने कमरे में ऊपर छत पर सितारे भी लगवाने वाली हूँ, जो रात को बिल्कुल सितारों की तरह चमकेंगे। बड़ी आई सितारे लगवाने वाली। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता ये सब करने से। कावेरी सबके सामने तो यही कह रही थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब सीमा ने दोनों बहुओं के कमरे रिनोवेट कर दिए तो कावेरी का मन अब उस पर आ गया था। सीमा, सच में तुमने तो कमाल ही कर दिया। मेरा कमरा तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा लग रहा है, वहाँ से निकलने का मन ही नहीं करता। और मेरा कमरा तो क्या ही बताऊं, महल जैसा लग रहा है। मैं तो अपनी सारी सहेलियों को दिखाऊंगी। आपको कैसे लगे दोनों कमरे और रसोई माँ जी? ठीक ही है, अच्छा काम किया है तुमने। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, और कोई काम हो तो बताना मुझे। ठीक है। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? क्या हुआ माँ जी, आपको कोई काम है क्या? मैं ये कह रही थी कि अब आधा घर रेनोवेट कर ही दिया है तो बाकी का भी करवा लेते हैं, नहीं तो फिर तुम दोनों ही मेरा सर खाती रहोगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, हम क्यों कुछ बोलेंगे। हमारे कमरे हो गए हैं, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। सीमा, तुम जाओ। अरे रुको, मैं ये कह रही थी कि अब आधा घर नया सा लगे, आधा पुराना, इससे अच्छा कि पूरा घर ही करवा लेते हैं। पर माँ जी, आपको तो नहीं करवाना था ना ये सब? अब क्या करूं, तुम दोनों से इतना प्यार जो मैं करती हूँ। आओ सीमा बेटा, मेरा कमरा भी देख लो। जी माँ जी। मैं ये कह रही थी कि मेरे भाई के घर में ना ऊपर ऐसे झूमर थे, तो मेरे कमरे में भी कर देना, ठीक है? आओ मैं दिखाती हूँ। हमसे बहुत प्यार करती हैं माँ जी। सुना तुमने कविता? हाँ सुना भाभी। चलो इसी बहाने हमारे ससुराल की दीवारें भी चमक जाएंगी।